हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बारे में। ये एक 15 स्लाइड का पीपीटी है जिसमें हम सब कुछ जानेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है फॉर सीएमए यूएस पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आया क्यों पिक्चर में। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कोई कंपनीज कहती है कि हमारा प्रॉफिट बहुत हाई है, बट कितनी बार होता है कि वो सैलरीज नहीं पे कर पाते अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनके जो क्रेडिटर्स हैं, उनके जो सप्लायर्स हैं, उनको वो सही टाइम पे पैसा नहीं दे पाते। तो ये अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा कैश कहाँ पे एक्चुअली में जा रहा है, हमारा सारा कैश जो हमें चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ को आराम से करने के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों को आराम से करने के लिए, वो कहाँ जा रहा है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से। क्योंकि जो प्रॉफिट है ना हमारा, वो उसके लिए हम फॉलो करते हैं अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है ना, ये देखा जाता है कि सपोज़ मैंने आज गुड्स बेच दिया, आज मैंने अपनी दुकान से माल बेचा है 10,000 रुपये का, लेकिन उसका पैसा मुझे 20 दिन बाद मिलना है। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं आज के आज उसको एज अ सेल रिकॉर्ड कर लूँगी अपने इनकम स्टेटमेंट में। तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, बट क्या मुझे उसका कैश अभी मिला? नहीं, वो कैश मुझे 20 दिन बाद मिलेगा। तो ये होता है अक्रूवल अकाउंटिंग, जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले ही, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कब कैश रिसीव हुआ। तो अक्रूवल मेथड में तब क्या होता है कि जैसे ही हमने वो ट्रांजैक्शन किया, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, भले ही कैश का लेन देन बाद में होगा। ठीक है, तो फिर आता है कि हमें क्यों ये कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले इट हेल्प्स अस टू ट्रैक दी कैश मूवमेंट, मतलब कि कब कैश गया, कब आया, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। देन लिक्विडिटी एंड दी कैश पोजीशन, मतलब कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा है आराम से उपस्थित, जिससे हम आराम से अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस, कहीं भी हमें कुछ खरीदना लेना है, वो हम कैसे आराम से कर पाएँ। तीसरा, इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी बियॉन्ड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में एक कंपोनेंट रहता है कैश का। वी डोंट हैव अ डिटेल्ड ओवरव्यू, पूरी पिक्चर नहीं रहती है ये दिखाते हुए कि हमारा जो एक्चुअल में कैश है, जो हमारी एक्चुअल की करेंसी नोट्स है, वो कहाँ पे मैंने दिया, किस पर्पस के लिए दिया, और क्या मुझे वापस मिला। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पता चलेगी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। अच्छा, एज पर ASC 230, अच्छा ASC क्या है? एक तरह का अकाउंटिंग रूल आप समझो यूएस गैप में, क्योंकि हम CMA यूएस पढ़ रहे हैं तो हम गैप फॉलो करते हैं, दैट इज़ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें जो रूल्स है ना, उनको अलग अलग नंबर दिया गया है। तो उसमें क्या है ना, उसको ASC 230, ASC 842 ऐसे नंबर दिया गया। तो ASC का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। ये आपके एग्जाम के हिसाब से उतना रेलिवेंट नहीं है इसका फुल फॉर्म ASC का, बट नॉलेज पर्पज़ के लिए आप जान लो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 230 SCF इज़ मैंडेटरी व्हेनेवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। मतलब कि हमें ये बहुत ही मतलब ये हमारा नॉन नेगोशिएबल रूल है, ये मैंडेटरी है कि हमें अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रेजेंट करना ही करना है, जहाँ भी हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं। देन मूविंग ऑन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ वन ऑफ द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से क्या पता चलता है? कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, मतलब क्या अंदर आया कैश, क्या कैश हमने बाहर दिया। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज़, मतलब कि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक को बनाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड इवन इफ ओनली इनकम स्टेटमेंट इज शोन। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस सिनारियो में भी इसको बनाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को बनाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं, ये देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या क्या होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में होता है कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट्स। ये चारों चीज़ें क्या है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इस स्लाइड में। अच्छा, कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अच्छा, जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो गया, उसके अंदर 3 हेडिंग होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 हेडिंग्स हो गई। ठीक है, तो इस हेडिंग में क्या क्या रहता है, क्यों रहता है, वो क्या है, हम सब आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे।
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एन इंडियन कंपनी सेल्स गुड्स वर्थ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट, 5 लाख का सामान बेचा, उधार पे बेचा, तो इनकम स्टेटमेंट में हम उसको तुरंत एज अ सेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट हमने तो उधार में बेचा ना, तो क्या हमें कैश एक्चुअली मिला? नहीं। तो क्या होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या होता है कि हम लोग उस सेल को कब रिकॉर्ड करेंगे, उस पैसे को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें एक्चुअली में पैसा मिलेगा, जब हमें कस्टमर ला के पैसा देगा कि ये लो 5 लाख रुपए, तो वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देन देयर इज़ नो सिंगल फॉर्मूला फॉर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बट एक रिलेशनशिप है, क्या? नेट चेंज इन कैश इज इक्वल्स टू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब एक साल में जो कैश में के वैल्यू में चेंज आया, मतलब कि अगर मैं देखूँ पिछले साल के जो बैंक बैलेंस शीट में कैश का वैल्यू दिया है, सपोज करो पिछले साल, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, लास्ट ईयर 10,000 है, दिस ईयर 20,000 है। पिछले साल कैश का बैलेंस मेरी बैलेंस शीट में 10,000 है, इस साल 20,000 है, तो 10,000 हमारा इंक्रीज़ हुआ। तो ये जो 10,000 इंक्रीज़ है ना, ये हमें कैसे पता चल सकता है, हम इसको डबल चेक कैसे कर सकते हैं? अगर हम सम टोटल करें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ओके, अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। एग्ज़ाम में कहीं भी आपको ये पूरा बनाने को नहीं देगा, हो सकता है कि कहीं भी थोड़ा सा फॉर्मेट मेंशन हो तो उसमें आपको चीज़ें इनपुट, या तो एक्चुअली एग्ज़ाम तो हमारा डिस्क्रिप्टिव है नहीं, एग्ज़ाम तो हमारा पूरा MCQ बेस्ड है, या तो सिमुलेशन है जहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह है, लिखना कहीं नहीं है, बनाना कहीं नहीं है। बट आप अच्छे से समझ पाओ इस चैप्टर को, तो ये पूरा दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसा दिखता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, एंड लास्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है। ओके, देन इसके बाद इसमें 3 चीज़ होती है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड कैश एट द बिगनिंग ऑफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें क्या होता है, सप्लीमेंटल शेड्यूल। सप्लीमेंटल शेड्यूल कब आता है, जो कि क्या इंक्लूड करता है, नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, क्या है ये चीज़, इसके लिए हमें ये नोट पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये 3 एक्टिविटीज़ है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, क्या है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ना, तो जब भी हम इनडायरेक्ट मेथड से अपना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना कैलकुलेट करते हैं, जब भी इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या करना होता है ना, हमें ये एक सप्लीमेंटल शेड्यूल बनाना पड़ता है, जिसमें कि हम क्या शो करते हैं, जिसमें हम IIT शो करते हैं। IIT क्या हो गया, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट मेथड से जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन को बनाएंगे तो एक सप्लीमेंटल शेड्यूल बना देंगे, जिसमें क्या आएगा, जिसमें होगा IIT, मतलब कि इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस का जो भी अमाउंट हमने पे किया वो हम यहाँ पे शोकेस कर देंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सो टोटल कैश चेंज इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश माइनस ओपनिंग कैश, which must equal to operating, investing and financing। तो ओपनिंग कैश इतना है, क्लोजिंग कैश इतना है, यानी कि 30,000 से बढ़ा तो हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो सम टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 30,000 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली जो कैश है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है कैश, कैश इक्विवेलेंस, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंस। चलिए कैश इक्विवेलेंट समझते हैं। तो कैश तो एक्चुअली में क्या हुआ, दिस कैश इज व्हाट इज देयर इन आवर बैंक प्लस इन आवर लॉकर और इन आवर कैश बॉक्स, ये तो वो हो गया। कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो गया, दे आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद नो मेजर रिस्क। ओके, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, हाईली लिक्विड होता है, बहुत आराम से मार्केट में जाके आप बेच सकते हो और उससे पैसा मिल सकता है। देन इट कैन बी वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, कोई बड़ा रिस्क नहीं है, और इसका मैच्योरिटी 3 महीने से कम या 3 महीना है। मतलब ये कोई एक ऐसी सिक्योरिटी है, कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा डालोगे ना तो वो आपको बहुत जल्दी बहुत आराम से मिल जाएगा, और जनरली 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पैसा वापस मिलने में, 3 महीने से कम टाइम ही होता है। अच्छा, अब दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टेड कैश।
रिस्ट्रिक्टेड कैश, रिस्ट्रिक्शन, कभी भी किसी भी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा मतलब कि आप उसको खुली तरह से वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सिमिलरली कैश क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कैश, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी फ्रीली यूज्ड। एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो एक बैंक है और एक न्यू स्टार्टअप है, ओके। This new startup needs 10 CR. They go to the bank and ask for 10 CR. Bank gives them the 10 CR. Now, bank says, since you are a new startup, I am giving you 10 CR, but you need to ensure that in your cash balance, you always have 5 CR as a restricted cash. You should always have this 5 CR present with you. You cannot use it. You cannot use it. तो ये जो 5 CR कैश हुआ ना, ये क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड कैश हुआ। और ये क्या होता है, ये एक तरह का कॉम्पनसेटिंग बैलेंस होता है। सिमिलरली और क्या रिस्ट्रिक्टेड कैश के वो है एग्जाम्पल्स हैं, दैट वन ऑफ इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। 5 साल बाद मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी ज़मीन खरीदनी है जिसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। आज से मैं 50 लाख रिस्ट्रिक्ट करती जा रही हूँ, मतलब वो 50 लाख को मैं कभी टच नहीं करूँगी। तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड कैश। देन कोई हमें लोन रीपे करना है, पैसा उधार लिया था उसको वापस करना, उसके लिए मैं कैश अलग से उठा के रख रही हूँ, विच आई एम कीपिंग इट फॉर जस्ट रिपेइंग दैट लोन एंड नॉट गोना यूज इट फॉर अनदर पर्पज, दैट इज टर्म्ड एज अ रिस्ट्रिक्टेड कैश। Now, movement within 4 cash categories is not a cash flow. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखनी है कि जो 4 कैटेगरीज की चीज़ें आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड कैश और रिस्ट्रिक्टेड कैश का जो भी ये सब चीज़ें आ रहा है, इनमें अगर आपस में कैश मूव हो रहा है देन इट इज़ नॉट अ कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में उठा के पैसा डाल रहे हो। सपोज करो आपके पास 10,000 है कैश और आप उसमें से 5K इज़ रिस्ट्रिक्टिंग इट, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग इट फॉर अ लोन रिपेमेंट। तो क्या कैश आया या गया? नहीं, हमने सिर्फ उसको एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैश फ्लो। देन coming to the cash inflow versus outflow presentation rule. So investing and financing activity shows inflows and outflows separately. Do not combine them. मतलब सपोज करो मैंने एक साल मशीनरी खरीदा, उसी साल में मैंने कोई दूसरी मशीनरी बेचा, तो हम इन दोनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ करके नहीं दिखा सकते। वी नीड टू प्रेजेंट देम सेपरेटली, ओके, बिकॉज कंबाइनिंग देम विल बी रॉन्ग। ओके, नाउ फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज, मान लो मैंने अपने कोई कस्टमर है यूएस में, मैंने उसको गुड्स बेचा, उसने मुझे वापस जो पैसे भेजे ना, उसने मुझे यूएसडी में भेजा, उसने मुझे करेंसी नोट्स दिया। वो आया था अमेरिका से और उसने बोला मेरे पास कैश नहीं बचा है, आप मेरे से करेंसी नोट्स ले जाओ। तो मैं क्या करूँगी, उस करेंसी नोट को, वो तो कैश इनफ्लो ही है, तो मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूँगी? आई विल कन्वर्ट इट इनटू INR। उस डॉलर को मैं रुपी में कन्वर्ट करूँगी। किस रेट पे? द एक्सचेंज रेट on the date of transaction or the average rate. Then coming to the classification of cash flows. Classification of cash flows में 3 कैटेगरी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? डे टू डे बिजनेसेस में जो भी हमारा कैश आया गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हुए, 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट किया, उसके बारे में आया। देन फाइनेंसिंग में फंड्स एंड कैपिटल। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये फाइनल लिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनका सम टोटल होगा, इट शुड मैच विद नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश क्या है? क्लोजिंग कैश माइनस दी ओपनिंग कैश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो नाउ अब हम क्या करेंगे कि एक एक एक्टिविटी जो है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उनको इन डिटेल में समझेंगे, एकदम डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? इसमें वो सारे पैसे आते हैं जो कि बिजनेस के मेन ऑपरेशन से आया, मेन बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आया फ्रॉम डे टू डे बिजनेस, that is recorded where? That is recorded under operating activity. So gains and losses are generally not operating activities. They come from non-core activities. So they are not recorded in operating activities.
व्हाट आर दी आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? डे टू डे ऑपरेशंस में से कैश जो कस्टमर से आया, फिर हमने अपने सप्लायर्स को पे किया, हमने कोई इंटरेस्ट पे किया लोन, बॉन्ड्स या मॉर्गेजेस वगैरह पे या फाइनेंस लीजेस में, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हमें कोई इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो इंटरेस्ट आया वो ऑपरेटिंग में आएगा। हमने कोई शेयर्स खरीदा है, उसका हमें डिविडेंड मिला, वो कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अंडर ऑपरेटिंग, बट डिविडेंड रिसीव्ड इज अंडर ऑपरेटिंग, लेकिन डिविडेंड पेड विल बी अंडर फाइनेंसिंग। क्यों होगा वो हम जब अभी आगे जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट पेमेंट्स, कोई भी ड्यूटीज़, फाइन्स, पेनाल्टीज़, रिफंड्स, ये सब करेंगे ना तो कहाँ जाएगा वो रिकॉर्ड होगा हमारे, कहाँ पे? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देन कोई भी ट्रेडिंग सिक्योरिटी खरीदा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म असेट जो हो गया वो कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टिंग में जा रहा है, तो जो एनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इट इज़, इट विल कम अंडर ऑपरेटिंग। देन इफ़ यू हैव ARO, asset retirement obligation, so any payment to remove or dismantle the asset will be recorded where? In operating activity. Then zero coupon bonds, interest portion paid at maturity। क्या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं कि जिसमें हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं या लेते हैं, तो जब मेच्योर होता है वो और हम अगर उसको पे ऑफ कर रहे हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट भी हम पे कर रहे हैं, तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो किस में रिकॉर्ड होगा? ऑपरेटिंग में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, नाउ लीज रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, लीज़ क्या होता है? लीज़ होता है कि एक तरह से आप समझो, आप किराए के घर पे रह रहे हो, तो आप जब किराए के घर पे रह रहे हो तो आप कहलाओगे लेसी, और जो ओनर होगा उसको लेसर कहेंगे। अच्छा, लीज़ जनरली दो टाइप की होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। यहाँ पे आप ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट पोर्शन कब ऑपरेटिंग होता है, कब फाइनेंसिंग होता है, कब इन्वेस्टिंग होता है, कब ऑपरेटिंग होता है, कब फाइनेंसिंग होता है। बहुत सिंपल है। अच्छा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दिस इज़ लाइक दी टेनेंट एंड दिस इज़ लाइक दी ओनर। आप टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर फाइनेंस लीज है तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है इट विल बी अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और वही जो अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो तो इट विल बी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिमिलरली ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज अगर है तो पूरा पेमेंट विल गो अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली सेल टाइप और डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज, सेल टाइप और डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज, अगर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग में होगा। फिर ऑपरेटिंग लीज कहाँ पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेम यहाँ भी ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कब होगा? जब आप लॉन्ग टर्म असेट्स या इन्वेस्टमेंट करोगे तब आएगा, और पर्पस क्या है? इज़ टू जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। अच्छा, क्या आइटम्स इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स गिवन एंड कलेक्टेड, आप लोन किसी को दे रहे हैं और आपको पैसा वापस मिल रहा है। देन डेट सिक्योरिटीज, दैट इज इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर दैन 1 year। equity investments which is for non trading purpose। then contingent consideration, that means कोई तरह का पेमेंट है जो कि आप तुरंत कर रहे हो आफ्टर एनी एक्विजिशन। आप मान लो कि क्या है, आप एक मशीन खरीद रहे हो, आप मशीन खरीदो और मशीन खरीदने के तुरंत बाद आपको उसके सेलर को कुछ पैसा देना पड़े किसी भी रीज़न से, तो वो भी किस में इंक्लूड होगा? इट विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन इंश्योरेंस प्रोसीड्स रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फैक्ट्री में किसी की आग लग गई तो उसमें जो उनको इंश्योरेंस वाले ने क्लेम का पैसा दिया वो कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देन लीज रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि प्रिंसिपल पोर्शन जो रिसीव हुआ वो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में, वो ऊपर अभी हम देख चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स meant to generate the future income if you are buying or selling something that will benefit the company for more than 1 year। कोई भी चीज़ 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, इट विल बी रिकॉर्डेड वेयर? अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कमिंग टू दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू रेजिंग फंड्स एंड रीपेइंग फंड्स. सो व्हाट मनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज रिटर्न. व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? इशू ऑफ शेयर्स, ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजैक्शंस, डिविडेंड्स पेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिविडेंड्स रिसीव्ड कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में. देन यू इशू एनी डेट, दैट विल गो अंडर फाइनेंसिंग. repayment of debt, debt issuance cost, debt repayment extinguishment, contingent consideration. That means आपको delayed payment up to liability, मतलब आप जब paid later but within recognized liability के केस जब होगा तब भी क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, जीरो कूपन बॉन्ड का जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो कहाँ जा रहा है? फाइनेंसिंग में. बट जीरो कूपन बॉन्ड का इंटरेस्ट पोर्शन कहाँ था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. नाउ लीज रिलेटेड फाइनेंसिंग फॉर लेसी, प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ फाइनेंस लीज विल गो अंडर दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. वो अभी हम ऊपर देख चुके हैं. Now stock dividend not included in SCF because there is no cash movement. Now what happens? Stock dividend क्या होता है? Now whenever we buy shares, हम कभी भी शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी में तो हमें क्या होता है? कुछ हमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें हमें कुछ रिटर्न मिलता है. तो जो शेयर्स में रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं. अब कभी कभी कंपनी क्या होती है ना कि पैसा रिटर्न देने के बजाय वो आपको और एडिशनल शेयर्स दे देती है तो उसको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं. तो उसको स्टॉक डिविडेंड को कभी भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नहीं इंक्लूड करते. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में कैश नहीं आया, हमारे पास एक शेयर आ गया. ठीक है. SCF क्या है? SCF इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. नाउ फाइनल लिंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वही सेम चीज़ है कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इज इक्वल्स टू नेट चेंज इन कैश. ऑपरेटिंग में क्या आता है? डे टू डे का खर्चा. इन्वेस्टिंग में असेट्स और इन्वेस्टमेंट. फाइनेंसिंग में मनी रेज्ड एंड रीपेड. Okay, let's start with net cash from operating activities where we have two methods. One is the direct method, one is the indirect method. So what happens in the direct method? What happens? Just a second, I got an important text. So for the direct method, it shows actual cash received and paid from operation and it looks similar to income statement but in cash terms. What happens in the indirect method? It starts with net income and it adjusts all the items which are there and affecting the cash. तो क्या होता है डायरेक्ट मेथड में? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है. इसमें क्या करते हैं ना कि ये एकदम इनकम स्टेटमेंट के जैसा होता है और इसमें क्या होता है? ये नेट इनकम से शुरू होता है, फिर उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं. ओके. बोथ मेथड्स आर अलाउड अंडर गैप, मतलब दोनों तरीके से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस प्रेजेंटेशन का होता है क्योंकि जो फाइनल आंसर है वो सेम होता है. नाउ coming to the key understanding, direct method converts each income statement item into cash. Indirect method, it starts with net income, has some adjustment and it is more commonly used in practice. Whereas डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? शोज एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड पेड. एंड फॉर्मूला में क्या होता है? रेवेन्यू को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्चुअली कैश रिसीव्ड में. एक्सपेंसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्चुअल कैश पेड में. अच्छा, डायरेक्ट मेथड हाउ इट वर्क्स? 3 की एडजस्टमेंट्स. कन्वर्ट अक्रूवल नंबर्स टू कैश, रिमूव नॉन कैश आइटम्स एंड रिमूव नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. तो कन्वर्ट अक्रूवल नंबर्स टू कैश में क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअली में इनकम स्टेटमेंट का जो नंबर्स है, जो भी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में है उनको हम एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं कि एक्चुअली में कैश कितना आया कितना गया. और जो भी आइटम्स होते हैं जैसे इनकम स्टेटमेंट में हमारे एक होता है डेप्रिसिएशन, एक हो गया अमोर्टाइजेशन, कभी कभी होता है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सबको हम क्या करते हैं? इन सबको हम हटा देते हैं. देन रिमूव नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं. ओके. एक डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल दिया है जिसमें सेल दिया है, बिगनिंग अकाउंट रिसीवेबल, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फॉर कस्टमर्स हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितना एक्चुअली कैश मिला. तो बिगनिंग अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या कि साल की शुरुआत में हमें कितना पैसा मिलना था अपने कस्टमर से. एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल मतलब साल के एंड में
हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था अपने कस्टमर से। तो जो एंडिंग में है वो उतना सिर्फ होना चाहिए, यानी कि बिगनिंग से कम होना चाहिए जनरली, या फिर तो उतना अमाउंट होना चाहिए जो कि कैश को एक्सक्लूड करके होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपना सेल्स लेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने सब कुछ उधार पे बेचा है, तो हमारा जितना सेल्स हुआ उतना पैसा हमें कस्टमर से मिलना चाहिए। फिर हमारा बिगनिंग में स्टार्टिंग में कितना अकाउंट रिसीवेबल था, कितना पैसा हमें वापस मिलना था, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल, मतलब जितना पैसा नहीं मिला। तो हमें 11,70,000 वॉज द एक्चुअल कैश रिसीव्ड। नाउ एग्जाम इनसाइट क्या है, फुल प्रिपरेशन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इज नॉट टेस्टेड इन डिटेल इन द CMA एग्जाम, बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। पूरा डायरेक्ट मेथड आपको कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा एग्जाम में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। नाउ कमिंग टू द इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद नेट इनकम and convert it into cash from operating activity. Think of it like profit is given, now convert it into actual cash. So this is only method tested in detail in CMA exam and you must know all adjustments clearly. क्या है, चलो समझते हैं। सबसे पहले फ्लो समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम लोग नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं, इसमें एडजस्ट करते हैं नॉन कैश आइटम्स से, फिर रिमूव कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, एडजस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल, फिर स्पेशल आइटम्स को एडजस्ट करते हैं और लास्टली हमें मिल जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब एक एक क्या क्या है आइटम्स वो समझते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है रिमूव नॉन कैश आइटम्स, दैट मीन्स दे अफेक्ट प्रॉफिट बट डू नॉट इन्वॉल्व कैश। मतलब कि ये हमारे इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो भी आप बोलते हो उसमें रिकॉर्ड होता है, बट ये इसमें कैश एक्चुअली में आया या गया नहीं। तो if expense is reducing the net income, we are gonna add back. If income is increased, net income, if income increased, net income subtracted. अच्छा, मेरा प्रॉफिट इतना था, मैंने इसमें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट घट के इतना हो गया। तो ये जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये इतने का था, क्या ये एक्चुअली में हमारा एक एक्सपेंस है, क्या एक्चुअल में कैश बाहर जा रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, उतने अमाउंट से इंक्रीज़ करके प्रॉफिट को एक्चुअल नंबर पे लाएंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमारा एक्चुअल कैश कितना आया कितना गया। सिमिलरली अब सब्ट्रैक्शन वाला समझते हैं, सेकेंड वाला कॉलम, जो सेकंड वाला बॉक्स है हमारा ये वाला, इसको समझते हैं। अच्छा, हमारा प्रॉफिट इतना था, मेरा एक अनरियलाइज्ड गेन था, मतलब क्या हुआ, वो गेन हमारा हुआ बट उसको हमें प्रॉफिट नहीं मिला, वो प्रॉफिट जो हुआ उसमें हमें एक्चुअल कैश नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है बट क्या एक्चुअली में कैश मिला है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस अनरियलाइज्ड गेन से कम करके प्रॉफिट को एक्चुअल अमाउंट पे लेके आ जाएंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअली में कैश कितना आया कितना गया। नाउ कमिंग टू दी रिमूव नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सो इन ऑर्डर टू रिमूव नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दैट मीन्स हमारे कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं इनकम स्टेटमेंट में जिसमें क्या होता है, जो कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो हमें उसको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिमूव करना है, जिससे कि हमें ये पता चले कि एक्चुअली में कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है पैसा। तो क्या करते हैं कि कोई भी गेन हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई भी लॉस हुआ उसको ऐड बैक कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने ऊपर समझाया। देन नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। CA माइनस CL मतलब क्या, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, क्या होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब क्या कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे एक्टिविटीज़ हम कैसे आराम से कर पाएँ अपने बिजनेस में, कितना पैसा हमें होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो उसमें क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। जितना करेंट एसेट्स है उसमें से करेंट लाइबिलिटीज़ हटा दो, तो जो पैसा बचा वो क्या हो गया, हमारा वर्किंग कैपिटल। नाउ तो एक बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो असेट्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो हमारी लाइबिलिटीज़ होगी वो हमारी सेम डायरेक्शन में जाएगी। मतलब अगर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ है,
अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो क्या काम होगा, उतने अमाउंट को डिक्रीज़ कर देना है। सिमिलरली डिक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हुआ है इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुआ है तो अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना, इन्वेंट्री डिक्रीज़ हुआ है सामान को उतने अमाउंट को ऐड बैक करना। तो क्या याद रखना है, ऑपरेटिंग असेट अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऑपरेटिंग एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑलवेज़ यूज़ नेट अकाउंट रिसीवेबल। नेट अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हमारा जब असेट होता है तो अगर हम अपना अकाउंट रिसीवेबल लें तो इसमें से क्या लेस होता है, अलाउंस लेस होता है। इस अलाउंस को हम क्या बोलते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या तो अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस। तो ये हमारा नेट फिगर होता है, ये हमारा नेट AR होता है। तो ये हमारा जो नेट AR हुआ, ये हमारा जो नेट AR हुआ, क्या होता है नेट AR होने से कि हमें हमेशा इस फिगर को यूज़ करना है जब हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। देन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ में होता है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम उतने अमाउंट से अपना एडजस्टमेंट इंक्रीज़ कर देंगे, अगर लाइबिलिटी घट रही है तो उतने अमाउंट से हम अपना एडजस्टमेंट को डिक्रीज़ कर देंगे। ओके, इसी चीज़ की यहाँ पे समरी दी हुई है, दिस इज़ जस्ट दी समरी। ओके, नाउ बॉन्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम वेरी टेस्टेबल, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बॉन्ड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट मतलब किसी और का बॉन्ड हमने खरीद के रखा है, किसी और कंपनी का। तो डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन जो होता है ना, उससे हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रहा है बट एक्चुअली में कैश आ नहीं रहा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली प्रीमियम अमोर्टाइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रीमियम अमोर्टाइजेशन की वजह से इनकम डिक्रीज़ हो रहा है बट एक्चुअली में हमारा इनकम डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अपने हम ऐड बैक करके कैश इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। देन बॉन्ड इशूड एज डेट मतलब आप एक कंपनी हो, आपने दूसरे कंपनी को, आपने दूसरे लोगों को बॉन्ड अपना इशू किया है। तो इस केस में क्या होगा, डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन होगा जिसके वजह से आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, जिसके वजह से आपका इनकम रिड्यूस होगा। तो इनकम रिड्यूस हो रहा है बट एक्चुअली में कैश का उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम उसको ऐड बैक कर देंगे। सिमिलरली प्रीमियम अमोर्टाइजेशन है, प्रीमियम अमोर्टाइजेशन में क्या होगा, एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज़ हो रहा है बट एक्चुअली में इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम उसके इफेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ coming to the trading securities, so short term securities bought for quick profit usually are classified as operating activity। ये हम पहले भी समझ चुके थे, क्योंकि अगर greater than 1 year है तो वो ऑपरेटिंग नहीं होगी, तब वो क्या होगी, तब वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स, रिमूव गेन लॉस फ्रॉम नेट इनकम, सब्ट्रैक्ट गेन एंड ऐड लॉस। Then include full cash flow in the operating section. We do not go into the investing or the financing section. अच्छा, next आते हैं पॉइंट में, when do we have this situation when the net income is not given। जब नेट इनकम नहीं दी हुई है और हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो एक कॉन्सेप्ट समझो, एक होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, राइट, शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर इनडायरेक्टली व्हाट, आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। कभी कभी क्या होता है ना, ये इसको हम थोड़ा सा डिविडेंड की तरह बांटते हैं, बाकी को हम बचा के रखते हैं अपने पास, जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो क्या होता है ना, जब भी हमारा इनकम होगा, इनकम से जो भी पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड ऑन हो जाएगा। और जब हम डिविडेंड अगर हम दे रहे हैं, हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स में से कम हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला नेट इनकम का क्या रहेगा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग माइनस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड्स। इससे हमारा क्या मिल जाएगा, हमें हमारा नेट इनकम मिल जाएगा।
तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी हमारा रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज हो रहा है डिविडेंड हटाने के बाद भी, डिविडेंड निकाल दिया है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स उसमें से हमने डिविडेंड निकाल दिया बट स्टिल हमारा रिटेन्ड अर्निंग बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एक एग्जाम टिप ये है कि ऑलवेज चेक इफ डिविडेंड्स आर गिवन, इफ येस ऐड बैक, इफ इग्नोर्ड द आंसर विल बी रॉन्ग। अगर डिविडेंड दिया हुआ है तो हमेशा उसको ऐड कर देना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देन direct versus indirect method comparison, common point that is very important, both methods give the same final cash, only presentation is different। की डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट मेथड में एडजस्ट ईच इनकम स्टेटमेंट आइटम एंड शोज एक्चुअल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनडायरेक्ट मेथड पता है स्टार्ट विथ नेट इनकम एंड इट कन्वर्ट्स प्रॉफिट इनटू कैश, cash received from customer, cash paid to suppliers an example, then it shows only final net cash figure for operations। वन टेबुलर कंपैरिजन दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में कंपैरिजन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फोकस होता है नो एक्चुअल कैश फ्लो, इसमें फोकस होता है एडजस्टिंग प्रॉफिट टू कैश। प्रेजेंटेशन इसमें डिटेल्ड होता है क्योंकि हम इसमें पूरे इनकम स्टेटमेंट के एक एक चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। ये समराइज होता है क्यों, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं। और फाइनल आंसर इज द सेम। नाउ वन लाइन मेमोरी ट्रिक, डायरेक्ट show cash directly, indirect convert profit to cash। एक final insight, that difference is only how we present, not in what we calculate। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की रोल, की रूल सब कुछ समझते हैं। पहली बात तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, विच इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म असेट्स, तो वो कहाँ जाएगा, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। परचेज ऑफ असेट इज़ अ कैश आउटफ्लो, सेल ऑफ असेट इज़ अ कैश इनफ्लो, तो उसी हिसाब से हम उसको प्लस माइनस जो भी साइन होगा वैसे रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक असेट है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये है, डेप्रीसिएशन उस पर 12,000 रुपये और उसमें गेन ऑन सेल हुआ है 5,000 का। अच्छा, जो हमारा बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट में हम असेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, असेट की वैल्यू माइनस दी डेप्रीसिएशन, तो बचा हुआ 8,000 हमारा क्या हुआ, बुक वैल्यू हुआ। और इसमें गेन ऑन सेल हुआ है, मतलब 8,000 में प्लस 5,000 पे हमने बेचा है, तो 13,000 विल बी दी कैश रिसीव्ड, जो कि यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा। देन adjustments in operating activities in case of indirect method, gain is already included in net income but it is not an operating activity। तो क्या करेंगे, गेन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट इनकम में से, क्योंकि जो कैश रिलेटेड टू दिस गेन इज ऑलरेडी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा भाई इनडायरेक्ट मेथड में, तो इस गेन को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें ये 13,000 को तो ऑलरेडी दिखा रहे हैं ना। दिस 13,000 द इंटायर थिंग इंक्लूडिंग द प्रॉफिट वी आर शोइंग इट वेयर अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Coming to the cash from financing activities, financing activities involve raising funds and repaying funds, so which is about issuing shares, borrowing loans and repaying debt। So same as investing, only the cash amount is considered, ignore book value and gain loss, however they may be needed to calculate the cash paid। मतलब कि जो कि हम एक्चुअली में सेम इन्वेस्टिंग का होता है, जैसे कि जो भी एक्चुअल में कैश आया गया उस पर फोकस करते हैं। देखो सिंपल सी लॉजिक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, जो भी कैश आ रहा है जा रहा है उस पर फोकस करना है, फालतू का जो भी दिया हुआ है अननेसेसरी का जो भी चीज़ें हैं उस पर नहीं फोकस करना है। दैट इज़ गिवन जस्ट टू कन्फ्यूज अस। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिया रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स का, बुक वैल्यू बॉन्ड की दी हुई है 1,00,000 रुपये और हम कैश उसके लिए कितना पे किया है, हमने उसके लिए कैश पे किया है 1,05,000 रुपीज़। तो फाइनेंसिंग में कैश आउटफ्लो कितना होगा, 1,05,000, क्योंकि दिस इज व्हाट द एक्चुअली द कैश विच वेंट आउट। वी आर गोना इग्नोर द बुक वैल्यू, वी आर गोना इग्नोर ऑल द गेन और लॉसेज, ओनली द कैश दैट इज पेड इज रिपोर्टेड। नाउ इम्पॉर्टेंट रूल, नो नेटिंग, डू नॉट कंबाइन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ईच मस्ट बी शोन सेपरेटली। ओके, नेट कैश फ्रॉम इक्विपमेंट इज 3,000, दैट मीन्स ऐसे हम नहीं दिखा सकते, क्यों, नेट करके नहीं दिखा सकते, सेपरेटली दिखाना ज़रूरी है। परचेज क्या है, सेल क्या है, इट शुड बी शोन सेपरेटली।
अच्छा, अब आता है डिस्क्लोजर्स। Non-cash investing and financing, there are transactions that do not involve cash but affect assets or liabilities, not shown in the main cash flow statement, disclosed separately in a schedule or note. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहली बात तो इसको हम मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं शो करते हैं, इसको हम अलग से दिखाते हैं एज अ शेड्यूल या तो एज अ सेपरेट नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल डेट कन्वर्टेड टू इक्विटी, कोई हमारा लोन था उसको हमने शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर बोरोइंग टू परचेज असेट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक असेट खरीदना है, मान लो मेरे को एक कार खरीदनी और मैंने बैंक से लोन ले लिया। मैं क्या बोल रही हूँ बैंक को कि तुम सीधा ना कार का जो सेलर है उसको पैसा दे दो, मेरे को बीच में मत लाओ। तो इस केस में भी क्या होगा, इसको भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है बट हमारे पास कार तो आई ना, तो इसको भी हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन लीज ट्रांजैक्शन, लीज ट्रांजैक्शन में एक ROU होता है, एक LL होता है। ROU और LL क्या होता है? राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी। फिर इनको भी अलग से दिखाना है। देन परचेज ऑफ सेल, परचेज सेल यूजिंग स्टॉक, तो इसको क्या करना है, इसको भी हमें सेपरेटली दिखाना है। फिर हमें कोई एक असेट मिला एज अ गिफ्ट जिसमें कैश नहीं इन्वॉल्व है। एक्सचेंज ऑफ नॉन कैश एक्टिविटीज़, नॉन कैश असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, स्वैप विदाउट कैश मूवमेंट्स, इसमें भी हमें कहाँ पे दिखाना है? एज अ डिस्क्लोजर। अच्छा, वाई डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड? Because these transactions can significantly affect the financial position, so it is important for investors to understand कि क्या हमारे पास नॉन कैश एक्टिविटीज़ हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सपोज़ करो किसी कंपनी ने एक असेट खरीदा शेयर्स को यूज़ करके, तो ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट्स डाइल्यूटेड। मतलब मान लो मेरे कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स थे, अब मेरे को एक कार खरीदना था जिसकी वैल्यू थी 50 रुपये, तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज़ करो 50 शेयर्स इशू कर दिए कार के ओनर को, कार के सेलर को। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो 100 थे ना, ये अब 100 से तो 150 हो गए ना, तो यानी अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो 150 लोगों के बीच में मिलेगा, तो ये 100 लोगों को कम प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो इसलिए ऐसे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको हमें डिस्क्लोज़ करना मतलब मीन्स दिखाना, क्लियरली दिखाना बहुत ज़रूरी है। देन one special note, stock dividend is not included in statement of cash flows and not disclosed as a not cash activity. Reason, because it affects only equity, not assets, not our liability. ठीक है, तो इसीलिए स्टॉक डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि उसमें कोई भी कैश आया या गया नहीं, उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ इक्विटी अकाउंट हमारा इम्पैक्टेड होता है। देन कैश इक्विवेलेंट्स रिलेटेड डिस्क्लोजर, तो कैश कंपनी मस्ट डिस्क्लोज व्हाट इट कंसीडर्स एज अ कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश इक्विवेलेंट इज नॉट एक्चुअली द कैश, वाई? बिकॉज कैश में क्या होता है, फिजिकल कैश प्लस बैंक बैलेंस, और कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स द मेच्योरिटी ऑफ विच इज़ लेसर दैन 3 months। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें ये करना है कि जो भी चीज़ों को हम कैश इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हैं उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना है, दुनिया को बताना है कि देखो 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 ये है मेरे कैश इक्विवेलेंट्स। देन इफ़ देयर इज़ अ पॉलिसी चेंज, मतलब इफ़ देयर इज़ एनी चेंज जिसमें मतलब मान लो पहले हम सपोज़ करो बॉन्ड्स को, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को मैं नहीं कंसीडर कर रही थी, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को मैं नहीं कंसीडर कर रही थी एज अ कैश इक्विवेलेंट, बट अब मैं उसको कंसीडर करने लगी हूँ एज अ कैश इक्विवेलेंट, तो उसको हम एज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज कंसीडर करेंगे। और इसके वजह से क्या होगा, रिक्वायर्स रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो पिछले 1-2 साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा ना, यानी कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उनको फिर से ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हम उसमें कंसीडर कर लें बॉन्ड्स को एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नाउ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस पेड, ये ऊपर हमने डिस्कस किया था, फिर से बता देती हूँ कि इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड आर नॉट सेपरेटली शोन इन SCF, देयरफॉर अ सेपरेट डिस्क्लोजर, अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कितना हमारा IIT था, IIT यानी कि इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस, कब, इनडायरेक्ट मेथड में। तो इंटरेस्ट डिस्क्लोजर
includes net of capitalized interest and accredited interest on zero coupon bonds and discounted on debt instruments. डायरेक्ट मेथड यूज में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट्स आर शोन डायरेक्टली इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो इसीलिए कोई भी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए होता है. Then coming to the reconciliation of net income to operating cash flow. नेट इनकम को ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कैसे रिकनसाइल करना है, मतलब कैसे मिलाना है. क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो कहीं ना कहीं इनकम स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है. तो ये क्या है, पहली बात तो ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ हमें करना ही करना है. और क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारा ना, जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, यानी कि नेट इनकम होता है, ये अकाउंटिंग बेस्ड होता है. और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है ये हमारे एक्चुअल कैश मूवमेंट से रिलेटेड होता है. तो इसीलिए इन दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी, जिससे हमें पता चल पाए कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है और जो हमारा कैश आ रहा है उनके बीच में कोई तालमेल है या नहीं, और ये दोनों एक चीज़ नहीं है. तो डायरेक्ट मेथड अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सेक्शन में ही दिख जाता है हमें एक्चुअल कैश फ्लोज, एंड रिकन्सिलिएशन मस्ट बी शोन सेपरेटली आउटसाइड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड में. इनडायरेक्ट मेथड जो कि हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एडजस्ट करते हैं फॉर नॉन कैश आइटम्स, गेन्स, लॉसेज और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें या तो अंदर ही अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर ही कर सकते हैं, या तो एक सेपरेट शेड्यूल बना के किसका रिकन्सिलिएशन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से नेट इनकम का रिकन्सिलिएशन आराम से दिखा सकते हैं. नाउ कमिंग टू दी बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लोज. तो बेनिफिट्स में क्या होता है, पहली बात तो क्या फ़ायदे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के, असली पिक्चर दिखती है कि असली कैश क्या है. देन प्रॉफिट और कैश एक जैसा, एक बराबर चीज़ नहीं होती, ये हमें बहुत क्लियरली पता चलता है. देन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम भी देखे हैं कि हम लोग भी क्या देखें कि भाई अगर हम शेयर इशू करते हैं और उसमें बदले में हमें कैश आया, या बॉन्ड इशू करने से जो कैश आया उसको हम इनकम स्टेटमेंट पे नहीं रिकॉर्ड करते, बट हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ आवर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. देन असेसेस नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए या नहीं वो उसके बारे में हमें पता चलता है. देन हेल्प लेंडर्स चेक द रिपेमेंट एबिलिटी, हमारा कैश एक्चुअली कितना हमारे पास बचा है और हमें कोई पैसा देना चाहता है तो वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को देख के आराम से समझ सकता है. देन इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स असेस डिविडेंड्स. अच्छा, इन्वेस्टर्स को क्या पता चल जाता है, इन्वेस्टर्स को ये पता चल सकता है भाई हमारे कैश को देख के कि वो हमें आगे जाके डिविडेंड, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. Then what are the limitations? It shows only cash, not the full picture. That means सिर्फ कैश के बारे में पता चलता है, इससे और कोई असेट के बारे में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से नहीं पता चलता है. एंड इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट, P&L का सपोर्ट हमें चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अकेला हम एकदम नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं. Then indirect method is less clear. Why? Because it does not show actual cash received paid, only because it's related to only adjustments. That's why sometimes it is less clear. So these are the benefits and limitations. Moving on to the next slide and the last slide, which is very important for you guys, कि कैसे ये किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो. देन क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस, मतलब कि कोई आपको दे देगा कि सपोज करो डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो वो ऑपरेटिंग में आएगा ये क्वेश्चन. देन सेल ऑफ असेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं. फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, दैट मीन्स अगेन इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड हमेशा हमें याद रखना है, असेट्स में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में असेट बढ़ रहा है तो उतने वैल्यू को हम एडजस्ट करके रिड्यूस करेंगे. लाइबिलिटी में क्या है, सेम डायरेक्शन, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उतने ही अमाउंट से इंक्रीज करके हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे. देन नेट इनकम इज नॉट गिवन. देन नेट इनकम नॉट गिवन वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के हेल्प से हमें कैलकुलेट करना रहेगा. देन आइडेंटिफाइंग दी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंड एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड MCQs. फिर आते समझते हैं कि एग्जामिनर हमें कैसे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में फंसाने की कोशिश कर सकता है. पहले तो गेन और लॉस के बेसिस पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. देन एनी काइंड ऑफ हिडन कैश फ्लो दे कैन इंक्लूड. देन मिक्स्ड क्लासिफिकेशन, फिर वर्किंग कैपिटल का डायरेक्शन ट्रैप, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि असेट ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइबिलिटी सेम डायरेक्शन, ये चीज़ ध्यान रखनी है.
नॉन कैश वर्सेस कैश में बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो एक कर सकता है। देन नेटिंग ट्रैप, नेटिंग ट्रैप मतलब कि असेट एक हमने बेचे, एक मशीनरी बेची, दूसरी मशीनरी खरीदी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर ये कर सकते हैं कि उसको नेट ऑफ करके एक अमाउंट दिखा दे, बट हमें क्लियरली समझना है और ये ध्यान रखना है कि हमने कभी भी नेटिंग ऑफ नहीं करना है, हमें सारे ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली दिखाना है। देन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के लॉजिक को हमें आपस में मिक्स नहीं करना है। क्या है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर कॉमन स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहली बात नॉन कैश आइटम्स को नहीं इंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के कैलकुलेशन में। देन वर्किंग कैपिटल का लॉजिक इग्नोर कर देना, फिर डिविडेंड्स को गलत क्लासीफाई कर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिविडेंड पेड इज़ फाइनेंसिंग, डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग। देन इग्नोरिंग रिस्ट्रिक्टेड कैश रूल्स, ये इसको गलत समझना। देन रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। फिर फॉरगेटिंग डिविडेंड्स इन नेट इनकम कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिविडेंड्स क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड रिड्यूस करेंगे तब हमें अपना एक्चुअल नेट इनकम पता चलेगा। देन इंक्लूडिंग स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन, इसमें एक्चुअल कैश नहीं होता है। देन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू एक्सपेक्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल में, और कॉन्सेप्ट बेस में क्या हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और की टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो हमें समझ में आने चाहिए, ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जाम थिंकिंग टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी फंसो कैश फ्लो के क्वेश्चन में हमेशा ये टिप याद रखो कि क्या कैश एक्चुअली मूव हुआ, येस, इफ़ येस इंक्लूड इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इफ़ नो एडजस्ट और डिस्क्लोज। एक स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि दैट वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग गेन व्हेन इट इंक्रीजेज प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या है कि क्योंकि कैश फ्रॉम दैट गेन इज ऑलरेडी शोन इन द इन्वेस्टिंग सेक्शन, इंक्लूडिंग इट इन द ऑपरेटिंग सेक्शन विल डबल काउंटेड। जैसे अभी हम लोग ने बात किया था एक मशीनरी बेचने का जिसमें 8,000 का प्रॉफिट था, राइट, जिसमें 8,000 का प्रॉफिट था, तो उसको हम ऑपरेटिंग में से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा पूरा अमाउंट, तो इस वजह से हम इसको निकाल देते हैं। एनीवेज ये पूरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो या रीच आउट टू मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। थैंक यू सो मच।